नाउ लास्ट टाइम हमने परक्विजिट्स कंप्लीट कर लिया था टिल ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स। बीच में एक पार्ट हाउस अकोमोडेशन मैंने पेंडिंग रखा था, मैंने आपको बताया था ये हाउस अकोमोडेशन का पोर्शन मैं आपको ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स के बाद एक्सप्लेन करूंगा। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम हाउस अकोमोडेशन। हाउस अकोमोडेशन मतलब कंपनी से हमें रहने के लिए घर मिला है, कंपनी से हमें रहने के लिए घर मिला है, ये फैसिलिटी मिली है, घर यूज करने की फैसिलिटी मिली है। देन व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट? तो फॉर दैट पर्पस हम पहले पता करेंगे एम्प्लॉय कौन है, वेदर द एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय इज अ अदर एम्प्लॉय। रहने के लिए घर मिला है तो सबसे पहले पता करेंगे किस एम्प्लॉय को रहने के लिए घर मिला है, वेदर द एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय इज अ अदर एम्प्लॉय। इफ एम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो देखो कोई भी चीज रटनी नहीं, आपको लॉजिक के साथ समझ में आनी चाहिए। व्हाट इज योर बेनिफिट इन दिस? कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दिया है तो व्हाट इज योर बेनिफिट? योर बेनिफिट इज दैट यू आर नॉट पेइंग द रेंट। अगर कंपनी ने आपको रहने के लिए घर नहीं दिया होता तो आपको भाड़े के घर में रहना पड़ता और आपको हर महीने रेंट पे करना पड़ता। द अमाउंट ऑफ रेंट नॉट पेड बाय यू इज एज गुड एज योर इनकम एंड इफ you are government employee then taxable amount will be equal to rent as per गवर्नमेंट रूल्स। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उस घर का कितना टैक्सेबल अमाउंट होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। जनरली हमारे एग्जाम में ऐसे सम आते ही नहीं हैं जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हाउस अकोमोडेशन मिला हो, बिकॉज अमाउंट तो क्वेश्चन में ही दिया होता है दैट रेंट अमाउंट इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। What is important? If the house accommodation is provided to other employee other than government employee. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा ध्यान से करेंगे। इफ द हाउस इज गिवन टू द अदर एम्प्लॉय तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर ये चेक करना जो घर आपको रहने के लिए मिला है वो कौन सा घर है, वेदर सच हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और सच हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। मतलब कंपनी ने जो आपको रहने के लिए घर दिया है वो घर एम्प्लॉयर का खुद का है, मतलब ओनरशिप में है, या एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लेकर आपको रहने के लिए दिया है। अगर क्वेश्चन पढ़कर पता चलता है दैट हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, दैट हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, देन टैक्सेबल अमाउंट। अब ये कैसे डिसाइड करें कितना टैक्सेबल अमाउंट? आपको कंपनी से रहने के लिए घर मिला है तो सबसे पहले आप खुद सोचो, मान लो आप एम्प्लॉय हो, आपको रहने के लिए घर मिला है तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? व्हाट इज योर बेनिफिट इन दिस? योर बेनिफिट इज दैट यू आर नॉट पेइंग द रेंट। द अमाउंट ऑफ रेंट नॉट पेड बाय यू इज एज गुड एज योर इनकम। द अमाउंट ऑफ रेंट नॉट पेड बाय यू इज एज गुड एज योर इनकम एंड सच अमाउंट विल बी टैक्सेबल and such amount will be taxable. अब क्वेश्चन अराइज, ये कैसे पता चले कितना रेंट इज नॉट पेड बाय यू? तो देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। मान लो अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो तो क्या आप पूरा 10,000 रेंट पर खर्च करोगे? डेफिनेटली नॉट। उस इनकम का कुछ पोर्शन आप रेंट पर डिवोट करेंगे। मतलब अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो शायद 2,000 3,000 रेंट खर्च करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल योर इनकम इज 50,000 तो क्या अगर आपकी इनकम 50,000 है तो क्या अभी भी आप सिर्फ 2-3 हजार रेंट पर डिवोट करेंगे? डेफिनेटली नॉट। शायद अब आप 7-8 हजार रेंट पर खर्च करें। आपकी इनकम अगर और बढ़ गई, लाख रुपए हो गई, तो शायद आप और ज्यादा रेंट पे करें, मतलब शायद 15-20 हजार रेंट पे करें। मतलब देखो हमारा जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जाता है हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाते हैं। ऐसे एक्सेप्शन केसेस भी आपको मिलेंगे जिसमें इनकम भी ज्यादा है लेकिन फिर भी रेंट कम ही भर रहे हैं, और बहुत ऐसे भी लोग दिखाई देंगे जिनकी इनकम बहुत कम है बट रेंट ज्यादा भर रहे हैं। दे आर एक्सेप्शंस। इन मेजॉरिटी केस
हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाते हैं। यस और नो? सो गवर्नमेंट का मानना है कि आप जितना कमाते हो उसका कम से कम 15% तो रेंट पर डिवोट करोगे। यू विल स्पेंड एटलीस्ट 15% ऑफ योर इनकम ऑन द रेंट। But now, since the employer has given you the house, you are not paying that 15% rent. So, जितना आपने रेंट पे नहीं किया, it is as good as your income. So, for you, taxable amount is equal to 15% of salary. For you, taxable amount is equal to 15% of salary. But देखो, इंडिया में जो रूल बनाए जाते हैं वो गवर्नमेंट कुछ सोचकर बनाती है। ये अगर 15% टैक्सेबल सबके लिए कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। ध्यान से समझना, ऐसे लोग जो गांव में रह रहे हैं, ऐसे लोग जो गांव में रह रहे हैं और ऐसे लोग जो शहर में रह रहे हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं हम। से फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है जो गांव में जॉब कर रहा है, उसको कंपनी से रहने के लिए घर मिल रहा है। एक दूसरा एम्प्लॉय है जिसे शहर में रहने के लिए घर कंपनी दे रही है। से फॉर एग्जाम्पल, दोनों की इनकम 1 लाख रुपए है, तो अब अगर दोनों को मैं 1 लाख का 15% 15,000 टैक्स भरने को बोलूं तो ये गलत है। गलत क्यों है आप वो समझो। गांव में रेंटल वैल्यू बहुत कम होती है घर की, और शहर में रेंटल वैल्यू बहुत कम होती है। गांव में रेंटल वैल्यू बहुत कम होती है और शहर में रेंटल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा एम्प्लॉय जो शहर में रहकर जॉब कर रहा है, जिसे शहर में रहने के लिए घर मिला है, ऐसे लोगों के लिए 15% टैक्सेबल समझ में आता है। बट सेम अमाउंट अगर मैं गांव वालों के लिए टैक्सेबल बोलूं तो गांव वालों को एक्चुअली टैक्स का बर्डन ज्यादा दे रहे हो आप, क्योंकि उनको इतना बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि गांव में रेंटल वैल्यू ही कम है घर की। तो गवर्नमेंट कहती है ओके फाइन, अगर आप शहर में हो तो 15% ऑफ सैलरी, अगर आप गांव में हो तो 7.5% ऑफ सैलरी। जनरली आप अगर कंपेयर करोगे तो शहर से कंपेरेटिवली गांव का रेंटल वैल्यू आधे से भी कम होता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने परसेंट ही आधा कर दिया। लेकिन अगर कोई गांव में भी नहीं रह रहा है, शहर में भी नहीं रह रहा है, डेवलपिंग एरिया में जॉब कर रहा है, तो वहां का रेंट गांव से ज्यादा होता है बट शहर से कम होता है। तो ऐसे लोगों के लिए टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ सैलरी। मतलब यहां पर आपको 3 रेट याद रखना है। टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू either 15% or 10% or 7.5% of salary. Now question arise, ये कैसे पता चलेगा कि गांव है या शहर? तो देखो, गांव है या शहर, यहां पर मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कंपेयर करने के लिए। बेसिकली आपका रेंट डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर। तो सर पहले क्यों बोला गांव शहर? देखो, गांव का पॉपुलेशन बहुत कम होता है और शहर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। कोई चीज रटनी नहीं है। गांव में रेंट क्यों कम है? क्योंकि गांव में पॉपुलेशन ही कम है। और शहर में रेंटल वैल्यू ज्यादा क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा है। द मोर पॉपुलेशन, द मोर डिमांड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, द मोर डिमांड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, द मोर रेंटल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट ने यहां पर गांव शहर ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन को देखकर यह परसेंटेज किया। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहां का पॉपुलेशन 10 लाख तक ही है, द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इज ओनली अप टू 10 लाख, देन 7.5% ऑफ सैलरी विल बी टेकन। लेकिन अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख तक है, तो 10% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर पॉपुलेशन 25 लाख से भी ज्यादा है, देन 15% ऑफ सैलरी। गांव पॉपुलेशन कम होगा, अप टू 10 लाख, 7.5%। डेवलपिंग एरिया पॉपुलेशन डेफिनेटली 10 से ज्यादा होगा बट 25 से कम है, तो 10%। और पॉपुलेशन अगर 25 लाख से भी ज्यादा हो गया, देन 15% ऑफ सैलरी। सो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, जहां पर घर मिला है एम्प्लॉय को, वहां का पॉपुलेशन कितना है। इफ द पॉपुलेशन इज अप टू 10 लाख, 7.5% ऑफ सैलरी।
If the population is 10 lakh to 25 lakh, 10% of salary. If the population is more than 25 lakh, 15% of salary. Now, if the house is not owned by employer, house is hired by employer, then in that case, taxable amount is equal to rent paid by employer. Taxable amount is equal to rent paid by employer, but this amount should be compared with 15% of salary. Whichever is less. मतलब गवर्नमेंट ने एक अपर लिमिट सेट कर दिया कि आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टैक्स भरना है, 15% ऑफ योर सैलरी. बट अगर बॉस ने रेंट पे किया है तो पहले उससे कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर अमाउंट विल बी टैक्सेबल. In case of house is owned by employer, definitely rent is not paid, so either 15 or 10 or 7.5% of salary depending upon the population. But if house is hired, ignore the population, ignore population. Question में जानबूझकर population दिया होगा, आप population ignore करो, compare करो rent paid with 15% of salary, whichever is less. Rent paid compare with 15% of salary, whichever is less. सो नाउ अगर कंपनी से रहने के लिए घर मिला है तो पता करो कौन सा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉय है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू रेंट एज पर गवर्नमेंट रूल. अदर एम्प्लॉय है तो पता करो घर जो रहने के लिए मिला है वो ओन्ड है या हायर्ड है. इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 15 और 10 और 7.5% ऑफ सैलरी. अगर हायर्ड है तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कंपेयर्ड विथ 15% ऑफ सैलरी. नाउ मेनी अ टाइम हमने ऐसे भी सुना है कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फुल्ली फर्निश्ड घर रहने के लिए देती है. फुल्ली फर्निश्ड घर मतलब घर भी मिला है प्लस फर्नीचर भी यूज करने को मिला है. क्या यूज करने को मिला है? घर भी मिला है और फर्नीचर यूज करने को मिला है. याद करो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यूज ऑफ मूवेबल असेट्स. तो मेरा यूज ऑफ मूवेबल असेट्स पहले पढ़ाने का लॉजिक ही ये था कि आपको यूज ऑफ मूवेबल असेट्स का थ्योरी मालूम हो. इन केस ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप, एग्जाम, कार आज हम डिस्कस कर लेंगे. एंड देन नेक्स्ट अदर असेट्स. टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट एंड इफ इट इज हायर्ड रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर. तो अगर बॉस ने सिर्फ घर दिया है तो आप ये रूल अप्लाई करके आ जाना, बट घर भी मिला है और फर्नीचर भी मिला है तो टैक्सेबल अमाउंट बढ़ जाएगा. कितने से बढ़ जाएगा? जितना भी फर्नीचर का वैल्यू रखेंगे, दैट इज कितना ऐड करेंगे तो दैट डिपेंड्स. इफ इट इज ओन्ड देन 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट. 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट. बट इफ इट इज हायर्ड देन रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर. Same way here, 10% per annum depreciation on cost or rent paid by employer. 10% per annum depreciation on cost or rent paid by employer. मतलब अगर सिर्फ क्वेश्चन देखकर ऐसा समझ में आता है रहने के लिए घर मिला है तो आप ये वाला रूल अप्लाई करके आ जाओ. लेकिन रहने के लिए घर भी मिला है प्लस फर्नीचर भी मिला है, म्यूजिक सिस्टम भी मिला है, वीडियो कैमरा भी मिला है, घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, टीवी, सारी फैसिलिटी है, तो उन सबका 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा. नाउ अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे रेंट भी ले रहा है, एम्प्लॉयर इज टेकिंग रेंट फ्रॉम यू, एम्प्लॉयर इज टेकिंग रेंट फ्रॉम यू, तो आपका बेनिफिट उतने से कम हो जाएगा तो टैक्सेबल अमाउंट भी उतने से कम हो जाएगा. तो उसे माइनस कर दिया जाता है, माइनस.
minus rent paid by employee. सो आपका टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगा? तो उसके लिए पहले पता करो अदर एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रहने के लिए घर मिला है तो रेंट एज पर गवर्नमेंट रूल प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर इफ फर्नीचर इज प्रोवाइडेड माइनस एनी रेंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। अदर एम्प्लॉय है, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो पहले टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 15, 10 और 7.5% ऑफ सैलरी प्लस फर्नीचर इज गिवन, देन उसका 10% पर एनम ऑन कॉस्ट और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर एंड माइनस रेंट पेड बाय एम्प्लॉई। एंड इफ हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर तो पहले घर का वैल्यू टैक्सेबल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कंपेयर विथ 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर माइनस रेंट पेड बाय एम्प्लॉई। नाउ सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैलरी मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? सो हियर सैलरी मीन्स बड़ा बक्कम, सैलरी मीन्स बड़ा बक्कम, BDA BCM बड़ा बक्कम, B for basic salary, D for dearness allowance in terms, that is forming part of salary, A all taxable allowances, next B bonus, C commission, and M any other monetary income but other than perquisite. बड़ा बक्कम मतलब क्या होता है? तो बड़ा बक्कम में ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है और ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसका 15, उसका 10, उसका 7.5%। पहले बेसिक सैलरी आपको लेना है प्लस डियरनेस अलावेंस विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, दैट इज इन टर्म्स। नेक्स्ट ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, जितने भी अलावेंसेस जो टैक्सेबल हैं वो सब यहां पर आएंगे। नेक्स्ट बोनस आएगा ओनली फॉर करंट ईयर। नेक्स्ट कमीशन आएगा, ऑल टाइप ऑफ कमीशन वेदर इट इज फिक्स कमीशन, टर्नओवर कमीशन और कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट एनी अदर मॉनेटरी इनकम। अदर मॉनेटरी इनकम मीन्स a income which is received in cash, but other than perquisites. So now इसको थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, डियरनेस अलावेंस नॉट इन टर्म्स, डियरनेस अलावेंस which does not form part of your salary, it is taxable. Question arise, while computing बड़ा बक्कम it will come or not come? While computing बड़ा बक्कम, dearness allowance not forming a part of salary will come or not come? So it will not come. I am repeating, it will not come. While computing बड़ा बक्कम, only dearness allowance in terms will be taken. Not in terms is also taxable allowance, but बड़ा बक्कम के computation में वो नहीं आएगा. Point number 2, perquisites. If the perquisite is monetary perquisite, then question arise, other monetary income में आएगा या नहीं? सो कोई भी परक्विजिट नहीं आएगा। ध्यान से समझो, यहां पर परक्विजिट मॉनेटरी नेचर का हो या नॉन मॉनेटरी नेचर का हो, परक्विजिट नहीं आएगा। While computing बड़ा बकम, perquisite should be ignored.
फिर वो मॉनेटरी नेचर का हो या नॉन मॉनेटरी नेचर का हो। पॉइंट नंबर 3, while computing बड़ा बकम it should be calculated on due basis, it should be calculated on due basis। तो आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 1st April 18 which will ends on 31st March 19। देखो ड्यू बेसिस को एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। हम जब कभी भी अपने घर का रेंट डिसाइड करते हैं तो हम कौन सी इनकम देखकर डिसाइड करते हैं? पास्ट ईयर में कितना कमाता था मैं वो देखूंगा, फ्यूचर में मैं कितना कमाऊंगा मैं ये देखूंगा, या एट प्रेजेंट में कितना कमा रहा हूं ये देखकर मैं रेंट डिसाइड करूंगा। क्या देखकर मैं मेरा रेंट डिसाइड करूंगा? डेफिनेटली करंट ईयर की इनकम कितनी है, यस और नो? क्या देखूंगा? करंट ईयर की इनकम कितनी है। तो गवर्नमेंट कहती है इनकम शुड बी ऑफ बड़ा बकम टेकन ऑफ करंट ईयर ओनली। जो करंट ईयर में इनकम ड्यू हो रही है, जनरेट हो रही है, वही लो। ऐसी इनकम जो पास्ट में जनरेट हुई वो अभी मत लो। ऐसी इनकम जो फ्यूचर की है उसे अभी मत लो। मतलब सर देखो, अरियर्स ऑफ सैलरी हमने क्या पढ़ा था? अरियर्स ऑफ सैलरी मींस अ सैलरी विच इज अंडर अ डिस्प्यूट। तो वो डिस्प्यूट कब का था? करंट ईयर का था या पास्ट ईयर का? तो डिस्प्यूट था पास्ट ईयर का। और मान लो इस साल आपके 18-19 में डिस्प्यूट सेटल हो गया और कैश मिला, डिस्प्यूट सेटल होकर कैश मिला, तो मिला करंट ईयर 18-19 में, बट वो करंट ईयर में ड्यू नहीं हुआ है तो नहीं आएगा। Any arrears of salary received in cash, it is a monetary income, but it not became due in the current year. Hence, while computing बड़ा बकम, it should not be taken. एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी मतलब क्या होता है? फ्यूचर की सैलरी मैंने एडवांस में अभी ले ली, मतलब समझो ना अप्रैल 19 की सैलरी मैंने मार्च में ले ली, तो इट इज रिसीव्ड इन 19 बट ड्यू हुआ क्या? सिंस ड्यू नहीं हुआ, while computing बड़ा बकम एडवांस सैलरी विल नॉट कम, एडवांस सैलरी विल नॉट कम। बोनस लास्ट ईयर 17-18 में डिक्लेयर हुआ था, 18-19 में मिला, तो रिसीव्ड इन 18-19 बट इस साल का नहीं है, बोनस लास्ट ईयर का है। हेंस while computing बड़ा बकम लास्ट ईयर बोनस शुड ऑल्सो नॉट बी टेकन। सो बड़ा बकम शुड बी कंप्यूटेड ऑन ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस मतलब करंट ईयर की इनकम पर फोकस करो, पास्ट ईयर की इनकम भी नहीं लेने का, फ्यूचर ईयर की इनकम भी नहीं लेने का, पास्ट भी नहीं फ्यूचर भी नहीं, पास्ट भी नहीं फ्यूचर भी नहीं, ओनली करंट। करंट ईयर में जो इनकम ड्यू हुआ, जनरेट हुआ, आपको वही लेना है। पास्ट भी नहीं फ्यूचर भी नहीं, पास्ट भी नहीं फ्यूचर भी नहीं, पास्ट भी नहीं फ्यूचर भी नहीं, करंट। सो अरियर्स ऑफ सैलरी नहीं आएगा, एडवांस सैलरी नहीं आएगा, पास्ट ईयर्स बोनस नहीं आएगा। तो 3 पॉइंट मैंने अब तक नोट में एक्सप्लेन कर दिया। पहला पॉइंट, डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी विल नॉट कम। परक्विजिट वेदर मॉनेटरी परक्विजिट और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट इट विल नॉट कम। नेक्स्ट, इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ड्यू बेसिस, इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ड्यू बेसिस। नेक्स्ट, से फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ईयर नवकार इंस्टीट्यूट ने मुझे रहने के लिए घर दिया था। अब मैंने जून तक रहने के लिए घर यूज किया, अप्रैल मई जून 3 महीने तक मैंने घर यूज किया, और जुलाई से ना मैंने खुद का घर खरीद लिया और मैं मेरे खुद के घर पे शिफ्ट हो गया। तो क्वेश्चन अराइज, ये जो बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस, ये सब हमें टोटल लेना है बड़ा बकम, ये पूरे साल का टोटल लूं और उसका 15% निकालूं या सिर्फ 3 महीने का लूं? मैंने घर कब तक यूज किया है? जून मंथ तक। तो ये जो बेसिक सैलरी है, डियरनेस अलावेंस है, ये पूरे साल का लेना चाहिए या सिर्फ 3 महीने का? तो डेफिनेटली उतने ही मंथ का लेंगे जितने महीने मैंने घर यूज किया है। बड़ा बकम शुड बी कंप्यूटेड ओनली फॉर सच पीरियड फॉर विच हाउस इज ऑक्यूपाइड, फॉर विच हाउस इज ओन्ड बाय, फॉर विच हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय। अगर हाउस मैंने ऑक्यूपाई 3 महीने के लिए किया है तो 3 महीने का बड़ा बकम। अगर हाउस मैंने 6 महीने ऑक्यूपाई किया है तो 6 महीने का बड़ा बकम। अगर हाउस मैंने 11 महीने यूज किया तो 11 महीने का बड़ा बकम। जितना टाइम मैं घर यूज करूंगा उतने टाइम का बड़ा बकम लेना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट शुड नॉट बी टेकन व्हाइल कंप्यूटिंग बड़ा बकम।
जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब क्या? gratuity, pension, leave salary, voluntary retirement compensation, retrenchment compensation, provident fund. These should not be taken while computing Bada Bakam because they are not related to current year. They are either related to past year or they are related to future years. I want Bada Bakam only for current year. Hence, while computing Bada Bakam, all retirement benefit should be ignored. तो 5 पॉइंट हो गया. पहला, dearness allowance not forming part of salary will not be taken. Perquisite, whether monetary or non-monetary, it should not be taken. बड़ा बकम should be calculated on due basis. सिर्फ करंट ईयर की इनकम पर फोकस करो, पास्ट इनकम इग्नोर, फ्यूचर इनकम इग्नोर. नेक्स्ट, अगर हमने घर कुछ महीनों के लिए यूज किया तो बड़ा बकम भी उतने मंथ का ही कंप्यूट करो. नेक्स्ट, ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट शुड बी इग्नोर्ड. ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सब इग्नोर किया जाएगा. हाँ, लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन है तो इग्नोर करना. अनकम्यूटेड पेंशन है देन दैट विल कम. लीव सैलरी इन कैश एट द टाइम ऑफ सर्विस है तो वो आएगा, बट लीव सैलरी इन कैश ऑन रिटायरमेंट वो नहीं आएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, से फॉर एग्जांपल मैं एट अ टाइम 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, मुझे दोनों ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी मिल रहा है, तो बड़ा बकम में किसका लूं? से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ने रहने के लिए घर दिया है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन रहने के लिए घर नहीं दे रहा है, तो बड़ा बकम किसका लूं? तो गवर्नमेंट कहती है बड़ा बकम आपको दोनों ऑर्गेनाइजेशन का लेना है. ड्यूरिंग द ईयर आप जितने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो सबका सैलरी ऐड करो और फिर उसका 15% निकालो. सो बड़ा बकम शुड बी कंप्यूटेड फॉर ऑल द एम्प्लॉयर. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूं सबका बड़ा बकम ऐड होगा. सो नाउ अदर मॉनेटरी इनकम में क्या आएगा? अदर मॉनेटरी इनकम में एनी फीस रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एनी ओवर टाइम अमाउंट में रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इंसेंटिव रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर. तो ऐसा कुछ और ड्यूरिंग द ईयर अगर कैश में मिल गया जो हमने करंट ईयर में ही जनरेट किया और करंट ईयर में रिसीव हो गया तो आप उसे ले लेना. So house accommodation, which is most important theory. Now we have completed that theory. एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं. रहने के लिए घर मिला है, कंपनी ने हमें रहने के लिए घर दिया. देखो हाउस रेंट अलावेंस और ये अलग है. हाउस रेंट अलावेंस में कंपनी ने घर नहीं दिया था, वहां पर कंपनी ने हमें पैसे दिए थे हर महीने. आप खुद घर ढूंढ लो अपना. घर नहीं मिला था, पैसा मिला था. यहां पर कंपनी ने रहने के लिए घर दिया है. तो अब कंपनी ने घर दिया है तो एम्प्लॉय कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अदर एम्प्लॉय? गवर्नमेंट एम्प्लॉय. So that rental amount will be decided by government. Other employee, then देखो house is owned or hired. If owned, then taxable amount is equal to 15 or 10 or 7.5% of salary depending upon the population. If the population is up to 10 lakh, 7.5%. More than 10, 25 lakh, 10%. More than 25 lakh, 15%. But if house is hired by the employer, then taxable amount is equal to rent paid by employer compared with 15% of salary, whichever is less. इन तीनों में ऐड कर देना वैल्यू ऑफ फर्नीचर अगर घर के साथ फर्नीचर भी मिला है. इन तीनों में से माइनस कर देना अगर बॉस ने हमसे रेंट भी लिया है. तो सैलरी मतलब क्या? तो सैलरी मींस बड़ा बकम, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस विच इज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस एनी अदर मॉनेटरी इनकम विच इज रिसीव्ड इन कैश बट अदर देन परक्विजिट्स. अंडर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट हमने 2 पार्ट डिवाइड किया था, CTX एंड लाइट क्यूट एटसेट्रा. इन केस ऑफ लाइट क्यूट एक बार फटाफट देख लेते. लाइट क्यूट का फुल फॉर्म L लंच फैसिलिटी, I इंटरेस्ट बेनिफिट, G गिफ्ट, H हाउस अकोमोडेशन, C T टूरिंग एंड अकोमोडेशन, C1 क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, C2 क्लब फैसिलिटी, U use of movable assets, T transfer of movable assets. Now क्यूट का E एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स इश्यू करती है मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे, और अगर एम्प्लॉय ने ये शेयर सब्सक्राइब किया तो फॉर एम्प्लॉय इट इज एज गुड एज बेनिफिट इनकम एंड इट इज टैक्सेबल. हाउ टू कंप्यूट टैक्सेबल अमाउंट? सो फॉर दैट पर्पस दैट डिपेंड कि आपने कितने शेयर सब्सक्राइब किए. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको
शेयर मिला है खरीदने के लिए तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपने शेयर खरीदा है तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड इनटू मार्केट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस, जिस प्राइस पर कंपनी ने ऑफर किया है। से फॉर एग्जांपल मार्केट में रेट चल रहा था 20 रुपीज, बट कंपनी ने आपको 15 रुपए में ऑफर किया है, तो एक शेयर पर आपको 5 रुपए का फायदा हो रहा है क्योंकि आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते तो आप ये शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते एट दिस रेट, तो आपको मार्केट से खरीदना होता 20 रुपए की रेट से। तो से फॉर एग्जांपल आपने 500 शेयर खरीदे तो पर शेयर 5 रुपए का फायदा इंटू 500 शेयर 2500 विल बी टैक्सेबल। आपने शेयर ही नहीं खरीदा तो नो बेनिफिट नो टैक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाइट क्यूट के बाद CTX पढ़ना था हमें। नाउ CTX के लिए मैंने पढ़ाया था आपको, इट इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। CTX इट इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। देखो एट योर लेवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं क्वेश्चन में डायरेक्टली दे ही देगा, बट फिर भी स्पेसिफाइड मीन्स व्हाट हमें ये मालूम होना चाहिए। सो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज मीन्स एन एम्प्लॉय हु इज अ डायरेक्टर। Specified employee means an employee who is a director or an employee who is a substantial interest holder. Substantial interest holder means holding at least 20% share or more. Or an employee whose cash taxable salary is more than 50,000. Whose cash taxable salary is more than 50,000. Cash taxable salary means all those salary which is generated in cash. All those salary which is generated in cash, that should be more than 50,000, and it is not per month, it is per annum. Cash taxable salary should be more than 50,000. So an employee will be considered a specified employee if he is a director or he is a substantial interest holder or his cash taxable salary is more than rupees 50,000. So now start करते हैं CTX. CTX, C for कार फैसिलिटी, यूज ऑफ कार। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम यूज ऑफ कार फैसिलिटी नहीं सिखाया था, क्यों? अब हम वो डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। कंपनी से आपको कार मिला है तो सबसे पहले पता करो किस पर्पस के लिए मिला है। तो ऑलवेज पहले पर्पस पता करो, वेदर द कार इज गिवन फॉर फुल्ली ऑफिस यूज और कार इज गिवन फॉर रेसिडेंट टू ऑफिस, ऑफिस टू रेसिडेंट, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए मिला है, और कार इज गिवन फॉर फुल्ली प्राइवेट यूज, और कार इज गिवन फॉर पॉप, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट यूज, पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट यूज, पॉप। कभी भी कार मिला है तो कार किस पर्पस के लिए मिला है वो पता करो। तो कार में चार में से कोई एक पर्पस होगा। पहला पर्पस ऑफिस यूज। इफ द कार इज गिवन ओनली फॉर ऑफिस यूज देन फॉर यू नो बेनिफिट। वाई? ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको कंपनी ने कार दिया है, इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। एंड इफ देयर इज नो बेनिफिट क्वेश्चन ऑफ टैक्स डज नॉट अराइज, इट शुड बी इग्नोर्ड। कार मिला है आपको रेसिडेंट टू ऑफिस, ऑफिस टू रेसिडेंट, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए मिला है, तो गवर्नमेंट इसे एग्जेम करती है। बट अगर आपको कार दिया गया है फुल्ली प्राइवेट यूज के लिए, पूरी तरह से आप प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, इट इज टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल होगा वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अंडर नोट 1। अगर कार आपको मिला है फॉर पार्टली ऑफिस पार्टली प्राइवेट यूज फॉर पॉप, देन ऑल्सो इट इज टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल वो हम नोट 2 में पढ़ेंगे। तो कभी भी कार आएगा तो आना चाहिए माइंड में कार में चार। फर्स्ट ऑफिस यूज, नो बेनिफिट नो टैक्स, इग्नोर। कार इज गिवन फॉर रेसिडेंट टू ऑफिस, ऑफिस टू रेसिडेंट, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए कार मिला है, लिमिटेड बेनिफिट एग्जेम्प्ट। कार इज गिवन फॉर फुल्ली प्राइवेट यूज, बेनिफिट वाओ टैक्सेबल। and car is given for pop, partly office partly private use, it is also a benefit taxable as per note 2. सो स्टार्ट करेंगे फुल्ली प्राइवेट यूज से। फॉर एग्जांपल कंपनी ने आपको 10 लाख की कार यूज करने के लिए दी है,
पूरे साल भर आप कार अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कभी भी मन में हुआ लॉन्ग ड्राइव पे चल निकल गए, लॉन्ग ड्राइव पर घूमने फिरने जा रहे हो फैमिली को लेकर, मतलब वो कार पूरे साल भर आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। अब थ्रू आउट द ईयर यूज आप करोगे, बट वो कार डेप्रीशिएट आपकी नहीं हो रही है, एम्प्लॉयर की हो रही है। फॉर एम्प्लॉयर दैट डेप्रीशिएशन इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, फॉर यू दैट इज एज गुड एज इनकम। तो व्हेन द कार इज यूज्ड then depreciation will be taken at 10%. याद करो लास्ट टाइम हमने 20% पढ़ा था, वो 20% कब, जब ट्रांसफर ऑफ कार होगा। ट्रांसफर, यहां पर कार ट्रांसफर नहीं हुआ है, कार आपने सिर्फ यूज करने के लिए लिया है। सो व्हेन द कार इज गिवन फॉर यूज, टैक्सेबल अमाउंट विल बी 10% पर एनम डेप्रीशिएशन ऑन कॉस्ट। और अगर भाड़े पर लेकर बॉस ने दिया है, देन टैक्सेबल अमाउंट विल बी रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। Either 10% per annum depreciation on cost if it is owned, if it is hired, rent paid by employer. Say for example, कंपनी ने आपको कार तो दिया है, प्लस पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, सारा खर्चा कंपनी ही बेयर कर रही है। तो घूमने फिरने आप जा रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पर आप जा रहे हो, लेकिन पेट्रोल का खर्चा आपको बेयर नहीं करना है, आपका बॉस बेयर कर रहा है। वाओ, बेनिफिट बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट कैरी। देन इन दैट केस टैक्सेबल अमाउंट विल बी 10% डेप्रीशिएशन ऑन कॉस्ट प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस व्हिच इज पेड बाय एम्प्लॉयर। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर। से फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉस इतना मेहरबान है आप पर कि ड्राइवर फैसिलिटी भी दे रहा है, मतलब कार आपको चलाने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर चलाएगा, और ड्राइवर की पगार आप नहीं दे रहे हो, आपका एम्प्लॉयर दे रहा है। वाओ, बेनिफिट। आराम से मस्त कंफर्टेबली बैठे हैं, ड्राइवर चलाकर लेकर जा रहा है घूमने फिरने के लिए। वाओ, बेनिफिट। तो जितना ड्राइवर का पगार बॉस पे करेगा, फॉर यू इट इज बेनिफिट, टैक्सेबल अमाउंट इतने से बढ़ जाएगा। एड ड्राइवर सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे बॉस ने कुछ रेंट डिमांड किया है, कुछ अमाउंट आप पे कर रहे हो उस पर्टिकुलर कार को यूज करने का, तो एनी अमाउंट पेड बाय यू विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस। जनरली ऐसा होता नहीं, बट अगर क्वेश्चन में दिया है कि सर्टेन अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कार, तो उतना माइनस कर देना। बट मेजॉरिटी केस में बस यही होगा, ये टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। मान लो कार आपकी ही है, आप अपनी कार प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, देन इन दैट केस अगर आप अपनी कार यूज कर रहे हो तो 10% डेप्रीशिएशन विल नॉट बी टेकन, बिकॉज आप अपनी कार यूज कर रहे हो। अरे पैसा देकर खरीदा है तो मैं यूज करेगा ना, वो मेरे लिए बेनिफिट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर उसका पेट्रोल का पैसा बॉस दे रहा है, देन टैक्सेबल अमाउंट विल बी ओनली रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस पेड बाय। ड्राइवर फैसिलिटी बॉस दे रहा है तो एड ड्राइवर फैसिलिटी पेड बाय एम्प्लॉयर। मतलब यहां पर दो पॉसिबिलिटी, या तो मैं मेरी कार यूज कर रहा हूं प्राइवेट पर्पस के लिए, या तो बॉस की कार। अगर बॉस की कार यूज कर रहा हूं तो ये रूल अप्लाई कर देना। मैं मेरी कार यूज कर रहा हूं तो मेरी कार मैंने खरीदा है भाई, पैसा देकर खरीदा है, तो देन इन दैट केस इट इज नॉट अ बेनिफिट। बट हां, अगर रनिंग मेंटेनेंस पेड बाय एम्प्लॉयर, ड्राइवर सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये दोनों अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। सो दिस विल बी एप्लीकेबल इफ द कार इज गिवन फॉर फुल्ली प्राइवेट यूज। बट इफ car is used for partly office, partly private use. If the car is used for partly office, partly private use, POP, तो क्वेश्चन पढ़कर पहले चेक करना, ये जो कार आपको मिला है पॉप के लिए, ये किसकी कार है? आपकी कार है या बॉस की कार है? मतलब आप जो कार यूज कर रहे हो ऑफिस के लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए, ये किसकी कार आप यूज कर रहे हो? आपकी खुद की कार है या बॉस ने आपको कार दिया है? अगर क्वेश्चन पढ़कर पता चलता है कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई, मतलब आपकी कार है, आप अपने आप को एम्प्लॉय पढ़कर ये याद रखो। देखो, हर एक चीज ना दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको ऐसे ही याद रखो कि ये आपकी कार है, तो अपने आप को पूछो मेरी कार है, इज इट अ बेनिफिट? डेफिनेटली नॉट, पैसा देकर खरीदा है, मैं ही यूज करूंगा ना। तो कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, नॉट अ बेनिफिट। देन सेकेंड थॉट आना चाहिए, ओके, अगर मेरी कार है तो खर्चा कौन पे कर रहा है?
Running and maintenance expense whether paid by employee or expenses are paid by employer. अगर क्वेश्चन पढ़कर आंसर आता है कि अरे यार खर्चा भी मैं ही पे कर रहा हूं, कार मेरा, खर्चा भी मैं ही पे कर रहा हूं, इज इट अ बेनिफिट? नो, देन क्वेश्चन ऑफ टैक्स डज नॉट अराइज, इग्नोर. कार भी मेरा, खर्चा भी मैं ही पे कर रहा हूं, तो नो बेनिफिट, नो टैक्स, इग्नोर. बट इफ expenses are paid by employer, wow, benefit. What is benefit? What is benefit? That expenses are paid by employer, that is your benefit. Expenses are paid by employer, that is your benefit. So for you, taxable amount will be expenses paid by employer. Expenses paid by employer. बट कोई भी चीज रटनी नहीं है, आप लॉजिक समझो. देखो अभी बॉस ने ये जो एक्सपेंस पे किया है आपके लिए ये पूरा बेनिफिट नहीं है. अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन. आप थ्रू आउट द ईयर कार किस लिए चला रहे हो? सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए? अगर आंसर आता है हाँ, तो देखो ये रूल अप्लाई कर देना, एंटायर रनिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस आर टैक्सेबल. बट ये जो भी मैं रूल आपको सिखा रहा हूं, पॉप, यहां पर कार आपने किस पर्पस के लिए यूज किया है? ऑफिस एज वेल एज प्राइवेट, ऑफिस एज वेल एज प्राइवेट, ऑफिस एज वेल एज प्राइवेट. तो इमेजिन करो पेट्रोल का कंजम्पशन दो रीजन की वजह से हो रहा है, ऑफिस एज वेल एज प्राइवेट. कुछ टाइम कार ऑफिस के लिए चली होगी, कुछ टाइम के लिए कार आपने प्राइवेट पर्पस के लिए चलाई होगी. ऑफिस प्राइवेट, ऑफिस प्राइवेट, ऑफिस प्राइवेट, थ्रू आउट द ईयर आपने कार दोनों पर्पस के लिए यूज किया है. तो पूरा पेट्रोल का खर्चा आपको जो बॉस दे रहा है वो आपके प्राइवेट पर्पस के लिए थोड़ी ना दे रहा है. इसमें तो दो रीजन की वजह से मिल रहा है, ऑफिस भी है और प्राइवेट भी है, ऑफिस भी है प्राइवेट भी है, ऑफिस भी है प्राइवेट भी है. टू द एक्सटेंट कार इज यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस, दैट इज योर बेनिफिट एंड दैट इज टैक्सेबल. ये जो मिला है ये तो ऑफिस और प्राइवेट दोनों है ना. सिचुएशन समझो, कार किस लिए आप यूज कर रहे हो? ऑफिस और प्राइवेट. तो पेट्रोल का खर्चा तो दोनों पर्पस से बॉस दे रहा है ना. तो मैं पूरे अमाउंट पर टैक्स क्यों भरूं जितना कार ऑफिशियल पर्पस के लिए चला? फॉर मी दैट इज नॉट अ बेनिफिट, एंड इफ दैट इज नॉट अ बेनिफिट फॉर मी, मैं उस पर क्यों टैक्स भरूं? मैं तो उतने पर ही टैक्स भरूंगा जितना कार मेरी पर्पस, मेरे प्राइवेट पर्पस के लिए चली है. तो गवर्नमेंट कहती है ओके, एक काम करो, जितना प्राइवेट पर्पस के लिए है उस पर टैक्स भर दो, ऑफिस पर एग्जेम्पशन मत भरो टैक्स. अब क्वेश्चन है ये कैसे पता चले कितना ऑफिस कितना प्राइवेट? थ्रू आउट द ईयर क्या मैंने ये रिकॉर्ड्स मेंटेन किया होगा? इतना ऑफिस इतना प्राइवेट, इतना ऑफिस इतना, मतलब हर टाइम जब मैं कार चालू करने बैठूंगा तो पहले किलोमीटर लिखूंगा डायरी में, ये किलोमीटर से ये किलोमीटर ऑफिस, ये किलोमीटर से ये किलोमीटर प्राइवेट, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो गवर्नमेंट ने ना यहां पर अमाउंट अज्यूम कर लिया. गवर्नमेंट मानती है कि ऑफिस यूज के लिए कम से कम पेट्रोल का खर्चा हुआ होगा ₹1,800 पर मंथ, उतना माइनस. दिस इज अजम्पशन. देखो एक्चुअल रिकॉर्ड्स नहीं है ना अपने पास, तो गवर्नमेंट ने अजम्पशन कर लिया. कितना अजम्पशन कर लिया? 1,800 पर मंथ. बट ये 1,800 पर मंथ तब अप्लाई होगा व्हेन कार इज अ छोटी कार. कार इज अ छोटी कार मींस if the engine capacity of car is up to 1,600 cc, 1.6 liter. If the engine capacity is up to 1,600 cc or 1.6 liter, 1,600 cc or 1.6 liter, then 1,800 per month. But engine cubic capacity is more than 1,600 cc or 1.6 liter, then 2,400 per month. मतलब माइनस करने से पहले आप देखो इंजन कैपेसिटी कितनी है. whether it is up to 1600 cc or more than 1600 cc, which is also known as 1.6 liter. क्वेश्चन है सर क्या फर्क पड़ता है सीसी पीसी से? तो देखो सीसी से बहुत फर्क पड़ता है. इंजन की कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी तो पेट्रोल का कंजम्पशन ज्यादा होगा, इंजन की कैपेसिटी कम होगी तो पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा. अरे डिफरेंस है ना बच्चा लोग. नैनो चला रहे हो या BMW चला रहे हो, नैनो 1 लीटर में 25-30 किलोमीटर चली जाएगी,
और BMW 1 लीटर में 5-6 किलोमीटर भी नहीं जाती है। तो आप कौन सी कार पॉप के लिए यूज कर रहे हो, वो बहुत बड़ी चीज है। अगर नैनो चला रहे हो तो 1800 पर मंथ, BMW चला रहे हो तो 2400 पर मंथ, सिंपल। तो हमें कैसे पता चलेगा किसका क्या, वो क्वेश्चन में देना चाहिए इंजन कैपेसिटी कितना है। इन एब्सेंस ऑफ इंजन कैपेसिटी छोटी कार ही अजम्पशन करके टैक्सेबल करके आना। तो इतना अमाउंट क्या है, ऑफिस के लिए है, उसे माइनस कर देंगे तो बचा हुआ अमाउंट पर्सनल मिलेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। जो बचा हुआ अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। सो इफ द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय, मतलब आपकी कार, आप ऐसे याद रखो मेरी कार है, खर्चा भी मैं ही पे कर रहा हूं, नो बेनिफिट नो टैक्स, इग्नोर। बट कार मेरी है, खर्चा बॉस दे रहा है, वाओ बेनिफिट। अब बेनिफिट है तो पूरा बेनिफिट की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कार तो ऑफिस और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए चलिए। तो टू द एक्सटेंट कार इज ड्रिवन फॉर ऑफिस यूज, माइनस बचा हुआ गिव यू प्रॉफिट। कितना ऑफिस पता है, रिकॉर्ड्स रखा है, नो, अजम्पशन गवर्नमेंट 1800 2400, छोटी कार 1800, बड़ी कार 2400, माइनस बचा हुआ टैक्सेबल। नाउ इफ द कार is owned by employer, if the car is owned by employer, तो पहली फीलिंग आनी चाहिए, वाओ यार बेनिफिट, बॉस ने अपनी कार मुझे यूज करने के लिए दी है, वाओ बेनिफिट। देन सेकंड क्वेश्चन, ओके इफ द कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो खर्चा कौन दे रहा है, एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, वेदर द एक्सपेंसेस दैट इज रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉई और इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर। कार किसका है, पहले तो कार किसका है, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो माइंड में थॉट आना चाहिए कि कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई, सॉरी कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो एक बेनिफिट तो मिल गया कार का बेनिफिट। खर्चा कौन दे रहा है, अगर खर्चा मैं खुद दे रहा हूं बीइंग एन एम्प्लॉय, ओनली वन बेनिफिट दैट इज कार। तो गवर्नमेंट कहती है टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू ₹600 पर मंथ और ₹900 पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ कार। सेम वही अप टू 1600 सीसी तो ₹600 टैक्सेबल, मोर देन 1600 सीसी तो ₹900 पर मंथ टैक्सेबल। यहां पर एक ही बेनिफिट मिला, कार, खर्चा तो आप ही पे कर रहे हो ना, तो आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट 600 या 900। बट इफ एक्सपेंसेस इज ऑल्सो पेड बाय एम्प्लॉयर, वाओ वाओ बेनिफिट यार, कार भी मिला, वाओ खर्चा भी बॉस दे रहा है, वाओ डबल बेनिफिट, तो टैक्सेबल अमाउंट ज्यादा होगा। यस और नो, कार भी मिला खर्चा भी मिल रहा है, तो यहां पर गवर्नमेंट ने टैक्सेबल अमाउंट स्टैंडर्ड रूल बनाकर रखा है, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू ₹1800 पर मंथ अगर छोटी कार है, ₹2400 पर मंथ अगर बड़ी कार है। छोटी और बड़ी कार का डिफरेंस क्या है, अप टू 1600 सीसी एंड मोर देन 1600 सीसी, विच इज ऑल्सो नोन एज 1.6 लीटर, विच इज ऑल्सो नोन एज 1.6 लीटर। इज इट क्लियर? अभी देखो, अगर आपने ध्यान से ये थियरी पढ़ा है, तो मैंने अभी तक सिर्फ कार और एक्सपेंसेस की बात की, कार और एक्सपेंसेस की बात की। अब मान लो अगर ड्राइवर फैसिलिटी भी एम्प्लॉयर दे रहा है, ड्राइवर फैसिलिटी भी एम्प्लॉयर दे रहा है, देन इन दैट केस हम जितने भी अमाउंट्स याद कर रहे हैं, इन सब में ₹900 ऐड करके आ जाना, इन सारे अमाउंट में ₹900 ऐड करके आ जाना। मतलब फॉर एग्जांपल, कार ओन बाय एम्प्लॉय, एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉयर एंड ड्राइवर सैलरी इज ऑल्सो पेड बाय एम्प्लॉयर। तो दो चीज बॉस पे कर रहा है, क्या क्या, रनिंग मेंटेनेंस और ड्राइवर। तो ये जो एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर है ना, इसमें दो चीज है, ड्राइवर भी है और मेंटेनेंस का खर्चा भी है, बराबर है। तो ऑफिस यूज के लिए माइनस भी दोनों होगा ना। देखो, आपका ड्राइवर आपके लिए सिर्फ नहीं चला रहा है ना कार, वो तो ऑफिस के काम के लिए भी चला रहा है। तो ड्राइवर का पूरा पगार मेरे लिए थोड़ी ना बेनिफिट है, तो पूरा उस पर मैं क्यों टैक्स भरूं। तो जैसे रनिंग एंड मेंटेनेंस में से रनिंग मेंटेनेंस माइनस किया रहा, वैसे अब ड्राइवर में से ड्राइवर की पगार भी तो थोड़ी माइनस करनी पड़ेगी। तो एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर इंक्लूड टू थिंग्स, ड्राइवर प्लस रनिंग मेंटेनेंस। तो माइनस ऑफिस यूज भी दो चीज होगा, रनिंग मेंटेनेंस 1800 प्लस ड्राइवर 900, तो टोटल 2700 पर मंथ शुड बी डिडक्टेड। और अगर कार बड़ी होगी, अब देखो कार छोटी हो या बड़ी, ड्राइवर की पगार पर उसके कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, यस और नो। तो ड्राइवर का तो 900 स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने रखा है, तो 2400 में 900 ऐड कर देना, तो 2400 प्लस 900 3300 पर मंथ शुड बी डिडक्टेड। सेम वे, कार ओन बाय एम्प्लॉयर
रनिंग मेंटेनेंस पेड बाय एम्प्लॉय बट ड्राइवर फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये 600 कार का है प्लस 900 ड्राइवर का, टैक्सेबल। 900 कार का है प्लस 900 ड्राइवर का ऐड कर देना। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर एज वेल एज ड्राइवर फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, 3 बेनिफिट मिला, तो 2 बेनिफिट का ऑलरेडी टैक्सेबल अमाउंट 1800 था, प्लस ड्राइवर का 900 ऐड कर देना, 1800 प्लस 900, और अगर लास्ट वाला है 2400 तो प्लस 900। मतलब ये जितने भी अमाउंट्स आप याद कर रहे हो इन सब में 900 रुपए ऐड करके आ जाना एग्जाम में, इफ द ड्राइवर फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, इफ द ड्राइवर फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। अब कभी कभी एम्प्लॉयर 2 कार दे रहा है पॉप के लिए, 2 कार हैज बीन गिवन फॉर पॉप, हाउ मेनी कार, 2 कार, तो गवर्नमेंट कहती है ओनली 1 कार विल बी टैक्सेबल एज पॉप, only 1 car will be taxable as pop, remaining car will be taxable as private use। गवर्नमेंट कहती है देखो 1 कार से ज्यादा जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी अगर एम्प्लॉयर आपको 2 कार दे रहा है तो वी हैव नो इश्यूज, आई विल टेक टैक्स ऑन 1 कार एज पॉप, 1 कार पर मैं टैक्स लूंगा एज पॉप, बट दूसरी कार पर मैं टैक्स लूंगा एज फुल्ली प्राइवेट यूज। 3 कार पॉप के लिए मिली तो 1 कार टैक्सेबल होगी एज पॉप, 2 कार टैक्सेबल होगी एज फुल्ली प्राइवेट यूज, मींस ओनली 1 कार विल बी टैक्सेबल एज, only 1 car will be taxable as pop, all remaining car will be taxable as fully private use। Is it clear? So कार में 4 कार मिला है, तो क्वेश्चन पढ़कर बैठा करना किस लिए मिला है, फॉर ऑफिस यूज नो बेनिफिट नो टैक्स इग्नोर, फॉर रेसिडेंट टू ऑफिस, ऑफिस टू रेसिडेंट लिमिटेड बेनिफिट एग्जाम, फॉर फुल्ली प्राइवेट यूज वाओ बेनिफिट टैक्सेबल नोट 1, फॉर पॉप बेनिफिट टैक्सेबल नोट 2। इन केस ऑफ फुल्ली प्राइवेट यूज taxable amount is 10% per annum depreciation on cost or rent paid by employer, add any rent running and maintenance paid by employer, add any driver salaries paid by employer। इसमें से माइनस कर देना if any amount recovered from employee, but generally ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट फॉर पॉप, पॉप मिला है, पॉप के लिए कार यूज हो रहा है, तो पता करो किसकी कार यूज कर रहे हैं, हम अपनी कार यूज कर रहे हैं या बॉस की कार यूज कर रहे हैं, अपनी कार यूज कर रहे हैं, खर्चा भी हम पे कर रहे हैं, नो बेनिफिट नो टैक्स इग्नोर, खर्चा बॉस पे कर रहा है, वाओ बेनिफिट द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस ऑफिस यूज, कितना दैट डिपेंड, छोटी कार या बड़ी कार, 1800 2400, और अगर ड्राइवर मिला तो 900 रुपए और ऐड कर दो। नेक्स्ट कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, वाओ बेनिफिट, तो पता करो खर्चा कौन पे कर रहा है, अगर खर्चा हम पे कर रहे हैं ओनली 1 बेनिफिट दैट इज कार 600 एंड 900, और अगर ड्राइवर मिला तो इसमें 900 ऐड कर देना। एंड इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय एम्प्लॉयर 1800 एंड 2400, ड्राइवर मिला तो 900 ऐड कर देना। सो वी हैव कंप्लीटेड कार फैसिलिटी विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज हाउस अकोमोडेशन। CTX, अंडर CTX, C फॉर कार फैसिलिटी, T फॉर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी ही है और उस ट्रांसपोर्ट से आपको आने जाने की फैसिलिटी है। से फॉर एग्जांपल यू आर एयरवे एम्प्लॉयज, एयरवेज कंपनी में काम कर रहे हो और एयरवे से आना जाना फ्री है आपके लिए, देन इट इज एग्जेम्प्ट। व्हाट इज योर बेनिफिट? आपको फ्री में आने जाने को मिल रहा है। यू आर यूजिंग फ्लाइट फॉर ट्रेवलिंग पर्पस and you are not paying that particular charges, ticket cost is not borne by you, then for you it is exempt। रेलवेज एम्प्लॉय, रेलवे से आना जाना फ्री, देखो अभी हम रेलवे से आते जाते हैं तो हमें टिकट खरीदना पड़ता है, वो हमारे लिए एक्सपेंस है, बट रेलवे एम्प्लॉय को आना जाना फ्री है, फॉर देम इट इज वन टाइप ऑफ बेनिफिट एंड इट इज exempt। And if it is given to any other employee other than airway and railway employee, then it is taxable। Entire CTX is taxable only for specified employee। Entire CTX is taxable only for specified employee। It means if employee is not a specified employee, if employee is not a specified employee, then it is exempt। ये जितना भी रूल में पढ़ा रहा हूं ये टैक्सेबल किन के लिए होगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए। वेदर एज हमने जो लाइट क्यूट पढ़ा था दैट वाज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, वेदर एम्प्लॉय इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एयरवे एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट मिला एग्जेम्प्ट, रेलवे एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिला एग्जेम्प्ट, अदर एम्प्लॉय को ये बेनिफिट मिला टैक्सेबल। नेक्स्ट, एनी एजुकेशन फैसिलिटी गिवन, एजुकेशन फैसिलिटी गिवन टू द एम्प्लॉय
पढ़ने लिखने की सुविधा मिली है, नवकार इंस्टीट्यूट अपने एम्प्लॉयज को, स्टाफ को फ्री में एजुकेशन अगर प्रोवाइड कर रहा है तो एम्प्लॉय के लिए इट इज अ बेनिफिट। बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग पैसा दे रहे हो और फिर एजुकेशन ले रहे हो। हितेश सर ने अपने स्टाफ को फ्री में सीए सीएस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। फॉर देम इट इज वन काइंड ऑफ बेनिफिट एंड इट इज एग्जाम। If the education facility is given to employees' children, if the education facility is given to employees' children, then it is exempt. Up to ₹1,000 per month per child. It is exempt up to ₹1,000 per month per child. Condition applies, employer का खुद का इंस्टीट्यूट होना चाहिए या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां पर एम्प्लॉयर का टाई अप है। अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को मिला है, इफ द फैसिलिटी इज गिवन टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, इट इज एग्जाम्प्ट ओनली इफ दैट इंस्टीट्यूट where facility is provided is owned by employer or there should be a tie up with the employer. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहां पर हमारा टाई अप होना चाहिए, देन ओनली एग्जेम्पशन विल बी गिवन। एग्जेम्प्ट अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, एग्जेम्प्ट अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड. But if the education facility is given to any other family member of employee, if the facility is given to any other family member means other than employee, other than employee's children, किसी को भी facility मिला, then it is taxable. ना क्वेश्चन अराइज टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, तो डेफिनेटली जितने की फैसिलिटी मिली, मान लो जिधर आपको पढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वहां का फीस है 15,000 रुपए, अब आपको वो नहीं भरना पड़ रहा है तो आपके लिए बेनिफिट है, 15,000 विल बी टैक्सेबल. एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूट में पढ़ने को मिल रहा है, जनरली एम्प्लॉयर का वो कॉस्ट है 10,000, तो दैट 10,000 विल बी टैक्सेबल फॉर यू. सो अगर एम्प्लॉई को बेनिफिट मिला, एंटायर अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड. एम्प्लॉइज के चिल्ड्रन को मिला, देन एग्जेम्प्ट अप टू 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड. और अगर किसी और फैमिली मेंबर्स को मिला तो टैक्सेबल. कितना टैक्सेबल है, तो किसी और इंस्टीट्यूट में है तो वहां का जो भी फीस स्ट्रक्चर होगा वो टैक्सेबल होगा, और अगर खुद के इंस्टीट्यूट में है तो जो भी एम्प्लॉयर का कॉस्ट होगा दैट विल बी टैक्सेबल टू यू. नेक्स्ट जी, गैस, फ्री गैस सप्लाई, फ्री वाटर सप्लाई, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. Free gas supply, free water supply, free electricity supply. It is taxable, but taxable only for specified employees. Taxable only for specified employee. देखो ध्यान से क्वेश्चन में देखना, अगर आया गैस बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड गैस बिल पेड आया ना, तो मॉनेटरी परक्विजिट, एट प्रेजेंट मैं नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पढ़ा रहा हूं, मॉनेटरी परक्विजिट में एसटी एग्जेम्प्ट, ऑल अदर मॉनेटरी आर टैक्सेबल. तो अगर आ गया गैस बिल पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्सेबल, whether specified or non-specified employee. Electricity bill paid by employer, monetary, non-monetary, सबके taxable. Water bill paid by employer, taxable for everyone, monetary or whether specified or non-specified. But अगर आया free gas, taxable only for specified employee. So if employee is a non-specified employee, free gas supply is exempt. Free water, free electricity supply, taxable only for specified employees. कितना होगा टैक्सेबल अमाउंट, तो जितना भी कॉस्ट होगा, गैस सप्लाई किया है बॉस ने, वाटर सप्लाई किया है, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी टैक्सेबल. फ्री सर्वेंट, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल, बट टैक्सेबल ओनली टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. Taxable only to specified employee. If employee is a non-specified employee, if employee is a non-specified employee, then it is exempt. सर्वेंट सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर आ गया, मतलब वहां पर सर्वेंट का अपॉइंटमेंट किसने किया, हमने, लेकिन पेड बाय एम्प्लॉयर है. सर्वेंट को हमने अपॉइंट किया बट उसका सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर है, तो वो टैक्सेबल होगा फॉर ऑल एम्प्लॉय, वेदर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. बट अगर सर्वेंट की फैसिलिटी मिल गई, सर्वेंट की फैसिलिटी मिल गई मतलब हमने अपॉइंट नहीं किया, कंपनी ने ही अपॉइंट करके रखा था, हमें उसका फैसिलिटी मिल रहा है, then in that case taxable. Taxable amount is equal to जितना भी सर्वेंट का सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा है माइनस एनी कॉस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अस, अगर कुछ रिकवर किया हमसे तो, अदरवाइज एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल.
So CTX is taxable only for specified employees. C for car facility, T for transport facility, E for education facility, G for free gas, water and electricity supply, and S free servant. These are taxable only for specified employees. Specified employees means an employee who is a director of a company or an employee who is a substantial interest holder, means holding at least 20% share or more, and any other employee whose cash taxable salary is more than 50,000. Cash taxable salary means a salary which is received in cash, excluding non-monetary perquisite. Non-monetary perquisite छोड़कर बाकी सब ले लेना है. So यहाँ पर हमने perquisites का theory भी complete कर लिया. We have completed all the theory. Now we will start with some part. इसमें कुछ concept और अभी बाकी हैं, जैसे pay scale system, grade system, सैलरी अगर सब्सिक्वेंट मंथ में ड्यू होगा तो कैसे कैलकुलेशन होगा, वो मैं सम के साथ ही एक्सप्लेन करूंगा. अदरवाइज वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर थियोरी पार्ट ऑफ सैलरी. सो सैलरी, बेसिक सैलरी, अलावेंसेस, देन प्रोविडेंट फंड, वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग. वी विल स्टार्ट विद द सम पार्ट. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.